हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो देखिए, आज हम आपका इकोनॉमिक्स का रिवीजन करा देंगे। इकोनॉमिक्स का कंप्लीट रिवीजन कराएंगे और तेज़ी से करेंगे। अगर आप पहले मॉडल पेपर अगर नहीं किए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगर आप कर लियो तो अच्छी बात है। कोई भी बच्चों को यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला। जल्दी जल्दी मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा और सभी चीज़ें समझा दूंगा। तो एक बार आप वीडियो शुरू कीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो अंत तक देखिएगा। एक बार शुरू कीजिए, अंत तक देखिए। अगर आपको बेनिफिट नहीं होगा तो बोलिएगा। एक बार शुरू कीजिए, अंत तक जाइए, आपको जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन बच्चों कि एक कारखाने में जब भी आपको औसत मजदूरी पता लगाने के लिए पूछेगा, है ना, कि कौन सा औसत उपयुक्त होगा। यहाँ पे कारखाना रहना चाहिए और औसत मजदूरी पूछेगा, कौन सा औसत उपयुक्त होगा, तो आंसर हो जाएगा माध्य। क्या हो जाएगा? माध्य। इंग्लिश वाले देख सकते हैं कि एवरेज वेज जहाँ भी पूछेगा, सूटेबल पूछा जाएगा, तो यहाँ पे मीन आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको औसत मजदूरी के जगह में क्लास भी रह सकता है कि एक कक्षा में, यहाँ पे देखिए, एक कक्षा में सभी बच्चों का औसत अंक के लिए कौन सा औसत निकालना उपयुक्त होगा, तो वहाँ पे भी माध्य होगा आंसर, याद रखिएगा। आगे देखिए, माध्य विचलन का एक दोष लिखना है, एक डिमेरिट लिखना है मीन डेविएशन का। तो एक मुख्य दोष क्या है कि यह सिर्फ केवल चरम मूल्यों की, जो एक्सट्रीम वैल्यूज रहती है, चरम मूल्य उसी पर आधारित होता है। और एक चीज़ याद रखिए कि ये बीजीय उपचार, मतलब कि प्लस माइनस को ये ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, ये इसकी उपेक्षा करता है। तो ये याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी एक लिखना है आपको। सिर्फ देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक क्या है कि ये क्या करता है, अलजेब्रिक साइन को इग्नोर करता है। ठीक है, अब देखिए, लेस्पियर कीमत सूचकांक का आपको सूत्र लिखना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए। देखिए, यहाँ पे ये सिग्मा है, सिग्मा के बाद पी आई कॉमा टी, क्यू आई कॉमा ओ, और यहाँ पे नीचे में ये रहेगा इंटू 100। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये दोनों सेम चीज़ है, ये दोनों अलग अलग आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, पी आई टी जो ये वाला है और ये वाला, ये क्या है, चालू वर्ष की कीमत है, याद रखिएगा। और क्यू आई ओ और ये पी आई ओ, पी आई ओ क्या है, आधार वर्ष की कीमत, याद रखिए। चालू वर्ष की कीमत इंटू आधार वर्ष की संख्या, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, आधार वर्ष की यहाँ पे संख्या लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका, आधार वर्ष की कीमत इंटू आधार वर्ष की संख्या। ठीक है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इंटू 100। आगे देखिए, चिरकालीन निर्धन किसे कहा जाता है। चिरकालीन निर्धन मतलब क्रोनिक पुअर, तो जो निरंतर बहुत दिनों से गरीबी का जीवन जी रहे हैं, सामान्य रूप से गरीब हैं, उन्हीं को क्या कहा जाएगा, चिरकालीन निर्धन, याद रखिएगा, है ना, जो बहुत लंबे समय से गरीबी का जीवन जी रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उनके पास थोड़ी सी राशि हो, है ना, लेकिन कोई बहुत दिनों से वो सामूहिक रूप से पुराने जिंदगी, मतलब पुरानी गरीबी, पुराने लंबे दौर से वो गरीबी से गुजर रहे हैं। देखिए, कॉन्स्टेंट लाइव्स ऑफ पॉवर्टी एंड हु आर नॉर्मली पुअर बट मे हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बहुत दिनों से गरीबी का ही मतलब दिन काट रहे हैं। मानव पूंजी यहाँ पे पूछ रहा है, देख लीजिए, ह्यूमन कैपिटल क्या है। तो याद रखिए कि मानव पूंजी का मतलब किसी भी देश के किसी भी समय, विशेष समय पर पाई जाने वाली कौशल और क्या लिखा हुआ है, शिक्षा, ज्ञान आदि का भंडारण होता है। याद रखिएगा, क्या क्या होना चाहिए, किसी भी समय, किसी विशेष समय में कौशल, शिक्षा, ज्ञान, ये सभी का जो भंडारण होता है वहाँ का कैपिटल होता है। ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया, स्टोरेज ऑफ स्किल, किसी भी टाइम में, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, नॉलेज, एजुकेशन, याद रखिएगा। अब देखिए, ग्रामीण शाखा के दो स्रोत का आपको नाम लिखना है। तो ग्रामीण शाखा हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक। देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स। आगे देखिए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का उद्देश्य क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आ सकता है। तो देखिए, 7th का आंसर क्या हो जाएगा, अभियान का नेतृत्व चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति और पार्टी के चेयरमैन माओ त्से ने किया था, याद रखिए, है ना। तो ये जो कृषि आधारित व्यवस्था के उत्पादन के लिए जो उन्होंने जोर दिया, है ना, उसी को ये आपका कहा जाता है ना। यही इसका एम था। क्या या एम था, देख लीजिए, देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का उत्पादन में तेजी लाना था। देखिए, लिखा हुआ था, सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द ग्रेट लीप वाज दैट रैपिड डेवलपमेंट। मैंने अभी बताया कि ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन किया है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को उत्पादन में तेजी लाना, समाजवादी विद्या में तेजी लाना। तो इतना भी अगर आप लिख देते हो तो काम चल जाएगा। आगे देखिए, समांतर माध्य के गुण और दोष को आपको लिखना है, डिमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो देखिए, यहाँ पे गुण दोष मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहला आपका देखिए, यहाँ पे फॉलोइंग आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, सिंप्लिसिटी। देखिए, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही बार यहाँ पे कर दिया है। तो समांतर माध्य गणना तथा उपयोग की दृष्टि से केंद्रीय प्रवृत्ति की सभी मापों में से सबसे सरल है, इसे साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। याद रखिए कि ये बहुत ही आसान होता है, सिर्फ केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इसमें निकालना सबसे आसान है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख रहा हुआ है कि सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। आगे देखिए, निश्चितता, सर्टेनिटी। यहाँ पे देखिए, समांतरवाद एक निश्चित संख्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था
कि बाकी माध्य अगर आपने बाकी मतलब कि सेंट्रल टेंडेंसी के निकालने के लिए जो भी तरीके हैं उसमें थोड़ा सा पॉइंट में वैल्यू आता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक निश्चित संख्या होती है, किसी भी तरह का एम्बिग्युअस का मतलब कि दुविधा की स्थिति नहीं होती है, फिक्स्ड नंबर आपका होता है। आगे देखिए सभी मूल्यों पर आधारित होता है, याद रखिए कि सभी मूल्यों को इसमें लिया जाता है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाता है। बीजगणितीय विवेचन भी इसमें काम आता है। समांतर माध्य के दोष देख लीजिए कि यह दोष है कि सीमांत मूल्यों का प्रभाव होता है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज रहते हैं उसका क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि माध्य मूल्य का श्रृंखला में सदैव ना पाया जाना। ठीक है, या देखिए अगर 2 और 4 का अगर आप माध्य निकालते तो 3 आ जाता है, जबकि 3 यहाँ पे प्रेक्षण में है भी नहीं। यही बोल रहा है कि श्रृंखला में नहीं भी पाया जाता और उसका वैल्यू माध्य में आ जाता है, जबकि माध्यिका निकालोगे तो वो इसी का कोई नंबर देगा। आगे देखिए माध्य मूल्य कई बार वह मूल्य हो सकता है जो श्रृंखला में नहीं पाया जाता, वो मैंने आपको बता दिया है। देख लीजिए द मीन वैल्यू कैन समटाइम्स बी ए वैल्यू विच इज़ नॉट फाउंड इन द सीरीज। ठीक है, तो ये आसान भी था क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं, माध्यिका से माध्य विचलन प्राप्त करने का सूत्र लिखना है। तो देख लीजिए माध्य विचलन एक उपयुक्त औसत से प्रेक्षणों या मूल्यों के निरपेक्ष विचलन का माध्य है, या उपयुक्त है ना, उपयुक्त माध्य औसत माध्य माध्यिका या बहुलक हो सकता है। हम इसे माध्य निरपेक्ष बहुलक के नाम विवेचन के नाम से जानते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा से ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे कि माध्य विचलन एक उपयुक्त औसत से प्रेक्षणों या मूल्यों के निरपेक्ष विचलन का माध्य। किसका किसका माध्य, ध्यान से सुनिएगा, माध्य किसका किसका, माध्य मतलब औसत, किसका किसका औसत है, एक उपयुक्त औसत से प्रेक्षणों या मूल्यों के निरपेक्ष विचलन का, याद रखिएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक एवरेज, जितना भी अर्थमेटिक एवरेज में जितना भी डिफरेंस रहेगा और नंबर ऑफ टाइम्स ये नीचे डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा टर्म समझ में आ गया। डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज से जितना भी डेविएशन रहेगा उसको आपको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध के उपयुक्त प्रकीर्ण रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि इलस्ट्रेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन विद द स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में मैंने आपको बताया भी था। तो धनात्मक सहसंबंध क्या होता है, ऐसे आपका जाएगा। ठीक है, और ऋणात्मक में कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो याद रखिए कि जब एक राशि बढ़ती है तो दूसरा भी राशि इसमें बढ़ता है, तो धनात्मक सहसंबंध होता है। देखिए यदि किसी श्रेणी में वृद्धि हो तो संबंधित श्रेणी में भी वृद्धि या कमी की दशा हो सकती है। ठीक है, जैसे कि पूर्ति व कीमत। आगे देखिए यहाँ पे ऋणात्मक सहसंबंध में क्या होता है कि 4 श्रेणियों में विपरीत परिवर्तन की दिशा का विपरीत होना, मतलब एक चर अगर बढ़ता है तो संबंधित चर में कमी या कमी होने पर वृद्धि हो, मतलब एक बढ़ता है तो इसमें एक कम होता है। ध्यान से सुनिएगा, विपरीत यहाँ पे जब बढ़ेगा, यहाँ से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा था कि धनात्मक में होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा राशि भी बढ़ेगा। जैसे कि अगर आपके जितना तेल रहेगा उतना दूरी भी जाएगा, अब साधारण भाषा में समझिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऋणात्मक में जितना बढ़ेगा उतना कम, मतलब कि अगर दाम बहुत बढ़ेगा तो आप सामान कम खरीदेंगे, तो ये हो गया ऋणात्मक सहसंबंध। यहाँ पे देख लीजिए पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन को मैंने इंग्लिश में भी दिखा दिया कि एक जब इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव होगा, एक जब इंक्रीज करेगा दूसरा चीज़ डिक्रीज करेगा तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। स्कैटर डायग्राम के हेल्प से देख सकते हैं कि मैंने अभी बताया आपको कि एक ऐसे डायग्राम जाएगा, एक ऐसे जाएगा, तो इसको आप स्कैटर में ऐसे ऐसे करके बना दीजिएगा। ठीक है, बिंदु बिंदु करके। आगे देखिए आधार अवधि के किन्हीं 3 वांछित गुणों को लिखना है। तो आधार वर्ष की कीमत स्तर में असाधारण परिवर्तन ना हुए हो, यह वर्ष ना तो अत्यधिक पुराना हो और ना ही अत्यधिक नया, ये वांछित गुण है, याद रखिएगा, है ना, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। आधार अवधि की जो आधार अवधि किसको माना जाए, तो किसको माना जाए, तो इसके ये 3 लक्षण होने चाहिए, वांछित गुण होने चाहिए कि असाधारण परिवर्तन ना हुए हो, है ना, और बहुत पुराना या नया ना हो, और इस वर्ष में पर्याप्त या विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध भी होने चाहिए। देख लीजिए द बेस ईयर शुड बी ए नॉर्मल पीरियड एंड पीरियड्स इन विच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स हैव अकर्ड शुड नॉट बी टेकन एज बेस पीरियड। सो आप देख लीजिएगा एक्सट्रीम वैल्यूज शुड नॉट बी सिलेक्टेड एज द बेस पीरियड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, काम के बदले अनाज जो कार्यक्रम है उसका अर्थ को स्पष्ट करना। ये लेंदी क्वेश्चन है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके हैं, तो आपको इन लोग को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए पहले इंग्लिश वाला को लिख दिया गया, इलस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो आप लोग एक बार इंग्लिश मीडियम वाले भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कब शुरू हुआ, इनिशिएटेड इन 1970 एंड। तो चलिए आपको इंग्लिश का हिंदी ही बता देते हैं, आप लोग भी सुन लीजिएगा। काम के बदले भोजन जो कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया और छठी योजना में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया। यह अप्रैल 1977 में वापस शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करना ताकि पूरक मजदूरी रोजगार का सृजन और खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जा सके। तो इसका देखिए उद्देश्य यहाँ पे क्या था,
पूरक मजदूरी रोजगार का सृजन करना था, सीधा समझिए। और खाद्य सुरक्षा मतलब खाने पीने की चीज़ों का सुरक्षा हो ताकि आप लोग का इन लोग को मतलब कि मजदूरों को कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो देख सकते होंगे कि यहाँ पे काम के बदले अनाज कार्यक्रम का क्या योजना था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। पूरा पढ़ लीजिएगा यहाँ पे ये वाला, ठीक है। इस कार्यक्रम को फरवरी 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में शामिल कर लिया गया था। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में 3 अंतर पूछ रहा है ना, 3 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो देख लीजिए कि क्या होता है कि भौतिक पूंजी का मतलब क्या होता है। देखिए, तात्पर्य होता है कंपनी की गैर मानवीय संपत्ति। गैर मानवीय संपत्ति मतलब समझे, जो मशीन हो गया, मशीनरी हो गया, उपकरण हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन देखिए ये वाला आप देख लीजिएगा। अब लेकिन देखिए यहाँ पे लेकिन इसमें देखिए मैंने डायरेक्ट कॉलम भी बना दिया है ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। तो अगर ऊपर वाली चीज़ें देख सकते हैं अपने से पढ़ के, आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन आप एक बार सुन लीजिए, ठीक है। देखिए, पैरामीटर ऑफ कंपैरिजन है ना। तो देखिए, तुलना के प्रकार मानव पूंजी और भौतिक पूंजी। यहाँ पे देखिए हिंदी में मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मानव पूंजी से तात्पर्य कौशल, प्रतिभाओं, अनुभव और योग्यताओं और प्राथमिकताओं और शिक्षा के तरीके पर है, विशेषज्ञता पर है। लेकिन यहाँ पे देखिए मानव पूंजी का ये हो गया मतलब, ठीक है। भौतिक पूंजी से मतलब देखिए मशीनरी चीज़ों से, मशीन, भवन, उपकरण, ये मतलब यहाँ पे आपको आपकी कला की मतलब की गिनती हो रही है, कला, सीधा समझिए। यहाँ पे मशीनरी, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर हो गया। अगला देखिए, प्रकृति में ये अमूर्त है, ये मूर्त है, ठीक है। और अगला देख लीजिए, फॉर्मेशन प्रोसेस में क्या है कि गठन प्रक्रिया औद्योगिक नहीं है। मानव पूंजी का निर्माण प्रकृति में एक सामाजिक प्रक्रिया है, और ये क्या है, एक औद्योगिक प्रक्रिया। मतलब इसको फैक्ट्री में तैयार किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, ये आसान भी है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आराम से नंबर देके जाएगा। आगे देखिए, तनवा परियोजना क्या है, स्पष्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तनवा का अर्थ होता है तमिलनाडु में कृषि कार्यों में लगी महिलाएं, ठीक है। याद रखिएगा कि इसका अर्थ क्या है। यह तमिलनाडु सरकार द्वारा क्या किया गया था, आधुनिक तकनीकों के साथ महिलाओं को कृषि में प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था, महिलाओं को कृषि प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है, ताकि उत्पादकता बढ़े, पारिवारिक आय भी बढ़े। तो आप लोग इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए, यही सारी चीज़ें बोली गई हैं। और क्या किया गया है इसमें, देखिए छोटे पैमाने पर घरेलू गतिविधि जैसे कि मशरूम की खेती, साबुन निर्माण, गुड़िया बनाने, ये सभी चीज़ों का गतिविधि पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। सीधा सीधी ये वाला लाइन याद रखिएगा तो बन जाएगा कि महिलाओं को इसमें ध्यान दिया गया था इस योजना के तहत, और इसमें प्रशिक्षित किया गया ताकि वो अपना छोटे छोटे कारोबार कर सके, कृषि में उत्पादकता बढ़ा सके, पारिवारिक आय बढ़े और उनका घर का स्थिति सुधरे। आगे देखिए, निर्धनता के प्रमुख कारणों की व्याख्या करनी है। तो भारत में निर्धनता के कारण निम्न है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला बात कि यहाँ पे अशिक्षा है, ठीक है। भारत ये 2021 के जनगणना के अनुसार 77% भागी साक्षर है, याद रखिएगा। पुरुषों की साक्षरता देखिए 82 है और महिलाओं की 65% है। तो कम साक्षरता के कारण पारिवारिक आमदनी और आबादी जानकारी की कमी है, क्योंकि महिलाओं का आरक्षण कम है। उद्योगों की कमी है, यहाँ पे बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पे उद्योग ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कोई को काम नहीं मिल पा रहा है। इसी को प्रोत्साहित करने के लिए मेड इन इंडिया को भी शुरुआत किया जा रहा है। आगे देखिए, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या बोल रहा है कि देश में गरीबी के लिए जाति प्रथा, जो जाति प्रथा इंडिया में है, संयुक्त परिवार प्रथा है। मतलब कि आप लोग भी देखे होंगे कि एक ही घर में 3-4 परिवार मिलकर रहते हैं, इससे भी मतलब कि कमाई में किसी एक आदमी पर बोझ पड़ जाता है। उत्तराधिकार के नियम, ये सारे चीज़ों के कारण प्रॉब्लम हो रहा है। आगे देखिएगा, तो प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, मतलब कि जो यहाँ पे डेवलपमेंट है, मतलब कि जो मतलब कृषि कार्य किए जाते हैं वो बहुत ही पुराने चीज़ों से काम किए जाते हैं, तकनीकी विकास नहीं हो पाया है, नए औजार उपयोग में नहीं आया, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। श्रम की मांग और पूर्ति में असंतुलन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जितनी श्रम की मांग है और आपूर्ति वहाँ पे उस रोजगार में उतनी नहीं हो पा रही है। और उसके आगे देखिए, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, तो ये वाला आसान है क्योंकि 2.5% वार्षिक वृद्धि की दर से जनसंख्या बढ़ रही है और इस हिसाब से पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तकनीकी प्रशिक्षण भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्किल नहीं है, जितने भी मतलब कि काम करते हैं मजदूर वो तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नहीं है। ये यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म की तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नहीं है। जो काम उनको करना चाहिए उतना प्रोफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी मतलब उतना दक्षता से, हिंदी में क्या बोलेंगे, दक्षता से काम नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में ही वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस तरह से देखिए, जैविक कृषि क्या है, यह धारणीय विकास को किस प्रकार से बढ़ावा देती है। तो देखिए जैविक कृषि क्या है, एक धारणीय कृषि प्रणाली है जो भूमि को, देखिए इसमें क्या है जैविक कृषि ना, आपको मैं सीधा समझाता हूँ। इसमें यह है कि आप उपज भी ले लो और भूमि का
उत्पादन शक्ति मतलब कि उसका ज़मीन की जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसमें कोई भी तरह का बदलाव ना आए। देखिए, जो भूमि की दीर्घकालीन उपजाऊ क्षमता को बनाए रखे, शक्ति को बनाए रखे तथा उच्च कोटि के पौष्टिक खाद्य का उत्पादन करने के लिए भूमि के सीमित संसाधनों को कम उपयोग करना है। मतलब कि देखिए, आपको सभी चीज़ का उत्पादन तो लेना है, लेकिन भूमि का सीमित संसाधन का मतलब उपयोग को कम करते जाना है, ताकि ज़मीन का जो अपना शक्ति है वो बना रहे। देखिए, यहाँ पे रासायनिक उर्वरक और विषजन्य कीटनाशक ये सभी जो हैं वो बैन रहते हैं, मतलब कि बंद रहते हैं, ये चीज़ यूज नहीं करने हैं। ठीक है, सॉरी, भारत में परंपरागत कृषि पूरी तरह से इस पर जो मतलब आधारित था उसको यहाँ पे बंद किया जा रहा है, निस्सारित किया जा रहा है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, जो मैंने बोला कि ये सभी चीज़ बैन रहते हैं, पशुधन की हानि को भी पहुँचाते हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर बैन किया जाता है। ठीक है, मृदा की उर्वरता क्षीण हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने शॉर्टकट में समझा दी है, आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के कार्यों की व्याख्या करना है। तो देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग तैयारी कर पाओगे तो इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना। ठीक है, तो इसका देखिए क्या काम है। पर्यावरण के मुख्य कार्य पर्यावरण उत्पादन के लिए संसाधनों की आपूर्ति करता है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो में आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, और छोटे से मतलब कि वीडियो में आप लोग को कंप्लीट नॉलेज देना चाह रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो हमारे मॉडल पेपर सेट 1 सेट 2 करके भी वीडियोज़ आए हुए हैं, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही स्पीड में जल्दी से प्रिपरेशन करने के लिए है, तो ऐसा ना समझे कि वीडियो तेज चल रहा है। वीडियो इसलिए तेज चल रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है, आप कम समय में ज़्यादा चीज़ आपका रिवीजन हो जाएगा कि कैसे एग्जाम में लिखना है। पर्यावरण के मुख्य कार्य जहाँ भी आएंगे तो देखिए 2-3 पॉइंट क्या आपको लिखने ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण उत्पादन के लिए संसाधनों की आपूर्ति करता है। क्या करता है पर्यावरण? हमें संसाधनों की आपूर्ति करता है। अभी हमको खाना चाहिए, खाना कौन देगा? पर्यावरण ही देगा। वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्यावरण में वे भौतिक संसाधन शामिल हैं जो प्रकृति द्वारा उपहार में दिए गए। तो आपको समझ में आ गया कि जो वस्तु हमें चाहिए वो प्रकृति ही देती है, वही सारी चीज़ें लाइन लिखी हुई है। पर्यावरण जीवन का निर्वाह करता है। हमारा देखिए मानव जीवन के लिए जो सूर्य, मिट्टी, वायु, जल सभी आवश्यक जो तत्व हैं वो इन्हीं के ऊपर पर्यावरण से ही हमें मिल जाते हैं। पर्यावरण अपशिष्ट को आत्मसात करता है। जो भी हम लोग अपशिष्ट अपने कार्य गतिविधियों के दौरान बनाते हैं वो इनको भी आत्मसात करता है, मतलब खत्म कर देता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उत्पादन और उपभोग गतिविधि से जो अपशिष्ट उत्पन्न हो जाता है वो आमतौर पर कचरे का रूप लेता है, जिसे पर्यावरण अवशोषित कर लेता है। आपको पता है बच्चों कि जो भी आप लोग जैसे कि अभी मिट्टी में आपको उपजाऊ क्षमता कौन बना रहा है? तो कौन बना रहा है? केंचुआ बना रहा है। तो वो क्या करता है? उसको भी मतलब कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनाए रखता है। फिर देखिए अपशिष्ट में देखिए कुछ छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? जीवाणु हो गए या फिर राइबोजोबियम जीवाणु होगी, ये सारे जीवाणु कुछ ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं? कचड़े को छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो विघटित हो जाते हैं। पर्यावरण जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। देखिए पहाड़, महासागर, नदियाँ, रेगिस्तान ये सभी हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और हम इनका आनंद लेते हुए सैर विहार करते हुए चलते हैं। सैर विहार करने आप लोग भी जाते होंगे, 1 जनवरी 2 जनवरी है ना, छुट्टी मनाते हैं, तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा मेन ग्रुप का लिंक है और 12th का लिंक है। चलिए हम दूसरे मॉडल पेपर को भी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम सीधे सेट 3 में आ गए हैं, फिर सेट 2 भी करवाएंगे इसके बाद। पहले सेट 2 हम लोग सेट 3 पहले कर ले रहे हैं, उसके बाद सेट 2 में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेट 3 का देख लेते हैं क्वेश्चन। ये सारे जो डाटा दिए हुए हैं उसका माध्यिका निकालना। माध्यिका का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपको क्या करना है कि सभी को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेना है, और जो n+1 टर्म रहेगा अगर सम संख्या है तो वही आपका हो जाएगा क्या? आपका प्रेक्षण हो जाएगा, वही आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, n+1 हो जाता है बाई 2। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया विषम के लिए। क्या हो गया? विषम के लिए, जो विषम प्रेक्षण अगर रहेंगे तो देखिए यहाँ पे विषम प्रेक्षण है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 प्रेक्षण मतलब क्या हुए? 5 प्रेक्षण मतलब विषम, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 5+1/2। वही मैंने यहाँ पे किया, देख लीजिएगा आप लोग। 6 हो जाएगा जोड़ के, 5 + 1 6 और बटे 2 मतलब तीसरा टर्म हो जाएगा। जो आपका तीसरा आइटम है मतलब ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा मीडियन। देखिए यहाँ पे बढ़ते क्रम में आप लोग सजा लिया है मैंने, देख लीजिए। चलिए अगला चलते हैं। परमाप विचलन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? ठीक है, तो देखिए परमाप विचलन का अर्थ पहले आप लोग जान लीजिए क्या है कि परमाप विचलन किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के समांतर माध्यों के विचलनों के मार्गों के समांतर माध्य का वर्गमूल होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को भले भारी लग रहा हो, देखिए ये भारी भारी टर्म है, लेकिन अगर आप याद रखना पर चाहोगे तो आसानी से याद भी रख सकते हो। सीधा क्या याद रखना है कि विभिन्न पदों के जो समांतर माध्य निकलते हैं विचलन वाला, मतलब विभिन्न पदों के समांतर माध्य से जो विचलन होता है उसका समांतर वर्गमूल।
आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि परमाप विचलन क्या है। जो भी आपका विचलन होता है ना, जो भी विचलन आपका होता है समांतर माध्य से, उसका पॉजिटिव धनात्मक मतलब वर्गमूल होता है, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा लेकिन ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि ये आर्ट्स वाले बच्चों को पूछे भी ना, क्योंकि ये साइंस वाला पर ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन एक बार आप देख जरूर लीजिएगा कि क्या होता है। याद रखिएगा कि विचलन, जो विचलन होते हैं समांतर माध्य से, है ना, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है, मतलब धनात्मक वर्गमूल। कीमत सूचकांक को परिभाषित करना है, डिफाइन प्राइस इंडेक्स नंबर। तो याद रखिए कीमत सूचकांक कुछ वस्तुओं की कीमतों की माप करता है जिससे उनकी तुलना संभव हो पाती है। तो ये आसान है। कीमत सूचकांक क्या है? तो ऐसी वस्तुओं की कीमत का माप करता है जिसकी तुलना आपको संभव है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले, न्यूनतम कैलोरी उपभोग के अनुसार भारत में निर्धनता रेखा को परिभाषित कीजिए। कितना कैलोरी अगर आप लोग खाना नहीं खाते हैं तो क्या है? निर्धन है, मतलब गरीब है। तो देख लीजिए, तो गरीब लोगों की पहचान भारत में इस मापदंड पर कैसे किया जाता है, देख लीजिए। अगर न्यूनतम आहार, देखिए ग्रामीण के लिए कितना रखा गया है? 2400 कैलोरी, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा काम करते हैं, और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी। अगर 2400 कम कैलोरी का अगर ग्रामीण भाग में खाते हैं तो वो निर्धन में आ रहे हैं, और 2100 से ज़्यादा कम खा रहे हैं शहर में तो वो भी गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, भारत में नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने का कोई एक कारण आपको लिखना है। तो देखिए, महिलाओं को शिक्षित करना क्या हो सकता है? भारत में कई सामाजिक बुराइयों को, जैसे कि दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या या कार्यस्थल पर उत्पीड़न, ये सभी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे ठीक कर सकता है। तो इसलिए एजुकेशन जरूरी है। कुटुम्बश्री क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मारिए, इनको अच्छा से करके जाइएगा, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, कुटुम्बश्री केरल सरकार के द्वारा क्या गया था? राज्य में जो उनकी गरीबी थी उनका उन्मूलन के लिए जो मिशन द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, याद रखिए क्या हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा कि केरल सरकार द्वारा उसके राज्य का जो गरीबी उन्मूलन हुआ, उसका जो एक मिशन तैयार किया गया। देखिए ध्यान सुनिए, गरीबों का उन्मूलन मतलब गरीबी हटाने के लिए जो मिशन तैयार किया गया, उस मिशन का नाम क्या था? गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, वही आपका कुटुम्बश्री कहलाया। आगे देखिए, चीन में सुधार की प्रारंभिक चरण में किन से क्षेत्रकों में सुधार किए गए? इंग्लिश में जिनको लिखना है याद रखिए कि मैं हिंदी बता दे रहा हूं, और इंग्लिश में आपको जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो उसका चिंता नहीं करना। एक बार आप सुन लीजिए कम से कम कि चीन में सुधार की प्रारंभिक प्रक्रिया में किन क्षेत्रकों में सुधार किए गए। तो देखिए, चीन अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पहले इस बात को तय किया कि वहाँ विदेशी निवेश लगाना है। उससे क्या होगा? देखिए, विदेशी निवेश लगाने से क्या होगा कि वहाँ पर विकास हो पाया, और कहाँ नहीं, मतलब कहाँ पे विदेशी निवेश लगाना और कहाँ नहीं, इसके लिए उसने विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया। विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए चीन ने दक्षिणी तटीय प्रांतों को चुना। डांग सियाओजिंग ने कम्युनिस्ट समाजवादी राजनीतिक माहौल में ठोस बदलाव की नींव रखी। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए। अब सेक्शन बी में हम लोग आ जाते हैं, यहाँ से लेंदी क्वेश्चन थोड़ा शुरू हो जाएगा कि भारत में निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा जो अपनाई गई नीति है उनका नाम लिखिए। तो क्या क्या है देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम 2005, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष और राज्य रोजगार गारंटी कोष। इसमें से किन्हीं 3-4 या 4-5 का नाम आप लोग लिख दीजिएगा। देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसका नाम आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अंत्योदय अन्न योजना, ये सभी याद रहेंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? मतलब आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग नीडेड, क्या क्यों नीड है? देखिए, ये तो अच्छा चीज़ है, क्योंकि अगर आपको तकनीकी नहीं रहेगा तो आप अच्छे से कार्य नहीं कर पाओगे। देखिए, प्रशिक्षण से श्रम विभाजन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। नवीन तकनीकी से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त हो जाता है। देखिए, नवीन तकनीक का ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान आपको कब होगा? जब आप ट्रेंड होंगे, उसके ऊपर ट्रेंड होंगे, मतलब वो काम करना आप सीखेंगे उस मशीन से। प्रशिक्षण के उपरांत उत्पादन में जो होती है, प्रोडक्शन में वो वृद्धि हो जाती है। उत्पादन में तभी वृद्धि होगा जब आप प्रशिक्षित रहेंगे। उत्पादकों की लागतों में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, और वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, विविधीकरण के स्रोत के रूप में मत्स्य पालन, यहाँ पे मत्स्य पालन के महत्व पर आपको टिप्पणी करना है, ठीक है। तो देखिए, मत्स्य पालन का महत्व देखिए यहाँ पे कि समुद्र, महासागरों, नदियों, झीलों आदि से युक्त जल निकाय मछली पकड़ने वाले समुदाय के जीवन का एक स्रोत है। क्या कौन कौन से स्रोत है? देखिए, यहाँ पे मत्स्य जीवन के लिए समुद्र, महासागर, नदी, झील, क्योंकि यहीं पे पानी है तो यहीं पे आप लोग ना मछली उत्पादन करेंगे। तो यह क्षेत्र नीचे वर्णित कारणों से महत्वपूर्ण है। कौन कौन से कारणों से महत्वपूर्ण है? आज कुल मछली उत्पादन का कुल सकेलू घरेलू
घरेलू उत्पाद कितना है 0.8% है। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु समुद्री उत्पादों के प्रमुख उत्पादक है। देखिए यहाँ पे इनमें से गुजरात जो है, महाराष्ट्र जो है, केरल जो है, ये तटीय क्षेत्रों में आते हैं। जैसे तमिलनाडु हो गया, तो इस कारण यहाँ पे क्या होता है, गुजरात भी हो गया। तो इन सभी जगहों में क्या होता है कि अच्छे से घरेलू उत्पाद मछली उत्पादन हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे जल का स्रोत बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 0.8% होता है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अगर बोला जाए मछली के लिए हिसाब से, मत्स्य पालन के हिसाब से। याद रखिएगा कि मत्स्य पालन महिला सशक्तिकरण का स्रोत बन गया है। क्या महिला सशक्तिकरण का, कैसे चलिए देखते हैं। भले ही महिलाएं मछली पकड़ने में शामिल ना हो, लेकिन क्या होता है कि निर्यात विपणन में 60% कार्यबल और आंतरिक विपणन में 40% महिलाएं। मतलब कि देखिए मछली के लिए बीजों को ध्यान से तैयार करना, मतलब कि जो उनको खिलाया जाता है दाना, वो दाना। फिर हो गया मछली पकड़ के जब लाते हैं तो पुरुष, तो महिलाएं क्या करती हैं, टोकरी में टोकरी लाद कर मछलियों को निर्यात के लिए क्या करती है, ट्रक में लादने के लिए जाती है, तो महिलाओं को भी काम मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। सेक्शन सी में देखिए लेंदी क्वेश्चन है कि निर्धनता निवारण पर सरकार के समृद्धि आधारित रणनीति की आपको क्या करना, व्याख्या करना है। तो देख लीजिए, भारत सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए त्रिआयामी नीति अपनाई गई है, जिसमें समृद्धि आधारित रणनीति है, वर्धनशील परिसंपत्तियों का कार्य का सृजन, न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं। देख लीजिए कैसे याद करना है। त्रिआयामी नीति आपको पूछ रहा है कि कौन सी है, तो कैसे याद रखना है। देखिए न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं, जो न्यूनतम जो जरूरी चीज़ें होती हैं, कम से कम। न्यूनतम मतलब क्या हो गया, कम से कम, मतलब कम से कम जो आधारभूत सुविधाएं हैं। जैसे कि गरीब के लिए क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ है ना। तो ये न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए। देखिए समृद्धि आधारित रणनीति, समृद्धि का मतलब क्या हुआ, विकास। समृद्धि मतलब विकास। अब जैसे देखिए आपका न्यूनतम अगर आय अगर 18,000 किसी फैमिली का है, 1 लाख रुपये सालाना है, 1 लाख रुपये सालाना बोल दें, तो इसको कैसे हम बढ़ाकर 2 लाख या 1.5 लाख ले जाएं, ये हो गया समृद्धि, मतलब विकास करना, ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सके। वर्धनशील संपत्तियों में और कार्य का सृजन, मतलब अच्छा काम कैसे कर सके, उसके लिए उनको मतलब कि ट्रेन करना, तैयार करना, वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए डिटेल में मैंने वही सारी चीज़ें लिखी है कि समृद्धि आधारित रणनीति क्या है। यह इस आशा पर आधारित है कि देखिए यही चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि कैसे किया जाए। जब भी मैंने बताया ना कि 1 लाख से कैसे आपका आय 1.5 लाख किया जाए, तो वही सारी चीज़ें देखिए लंबा में करके लिखा हुआ है। बस इतना चीज़ अगर आप जान जाओगे ना कि लिखना क्या है, तो परीक्षा में कभी खराब अंक नहीं आएंगे, ये मेरा मानना है। मैं इसी तरह से एग्जाम की तैयारी करता था। ठीक है, समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यह माना जा रहा है कि तीव्र दर से औद्योगिक विकास और चुने हुए क्षेत्रों में हरित क्रांति से क्या हुआ था कि फसलों का उत्पादन ज़्यादा हो पाया, और कृषि के लिए क्या हुआ, कायाकल्प हो गया। यहाँ कायाकल्प होगा, कार्यकल्प नहीं। इससे क्या हुआ, देखिए पहले 1 हेक्टेयर भूमि में जहाँ पे कृषि जितनी होती थी, हरित क्रांति के बाद वहीं से 3 गुना 2 गुना खेती कृषि उत्पाद होने लगे। तो इससे हरित क्रांति से ऐसा विकास हुआ। तो समृद्धि कैसे ला सकती है, तो तकनीक की अच्छी तकनीक के जरिए सभी की आमदनी को बढ़ाकर। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। प्रति व्यक्ति आय में बहुत कमी आई है जनसंख्या वृद्धि के कारण, और धनी और निर्धन के बीच की दूरी बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें लाइनें आपको इसी तरह से लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, सरकार की वर्तमान निर्धनता, देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिए कि ऊपर क्वेश्चन में पूछा है क्या है कि व्याख्या करना आपको समृद्धि आधारित रणनीति की। ठीक है, तो कैसे करना है, ये एक पहला तरीका मैंने बताया। अब दूसरे तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये दूसरा तरीका से भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने बताया वो भी उस आंसर होगा, ये भी होगा। तो देखिए राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, वो अभी आपको मैंने ऊपर समझाया था कि काम करेंगे बदले में अनाज मिलेगा। इससे क्या होता है कि रोजगार की आवश्यकता जिन्हें मजदूरी और रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल श्रमिक कार्य करने में इच्छुक है, वो सभी को काम अच्छे से मिल पाएगा और विकास हो पाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के थ्रू। ठीक है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो ये सारे एक बार देख लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ। जैसे देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है, तो ये 1993 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवक, वैसे बेरोजगार युवक जो शिक्षित हैं, उनको क्या करना है, स्वरोजगार के लिए अवसर सृजित करना है ताकि वो स्वरोजगार कर सके। ठीक है, तो यही सभी दिए हुए। फिर देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी है कि इसको 2000 में आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत था कि गाँव में मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देना। मतलब गाँव का जो किसी भी राज्य का जो गाँव है, वहाँ से देखिए 2 तरह का बजट होता है। एक राज्य सरकार मदद करती है, केंद्र सरकार। तो राज्य के किसी भी गाँव के गरीबों को केंद्र भी मतलब की मदद करे। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्र भी मदद करे। वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखिए 25 लाख नए रोजगार के अवसर को
मतलब सृजन करना, ऐसा लक्ष्य रखा गया कि 25,000 बेरोजगारों को इसके अंतर्गत रोजगार दिया जाए। प्रधानमंत्री देख लीजिए राष्ट्रीय, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। प्रधानमंत्री गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है कि सितंबर 2005 में पारित किया गया। इस अधिनियम में क्या था कि इसको पहले देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है नाम बदल कर, ठीक है। और याद रखिए कि इस कार्यक्रम में क्या होता है कि अगर आवेदक ये नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, नाम बदला है सो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर अगर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा कि 15 दिनों के अंदर अगर रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो उन्हें दैनिक बेरोजगारी के भत्ते का हकदार होगा, मतलब उसको पैसे सरकार देगी। अगला देखिए कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं, देख लीजिए। भारत में कृषि विपणन की प्रक्रिया के बाधाओं को लिखना है, ठीक है। तो कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं इसको। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएं आ जाती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। तो याद रखिए कृषि विपणन क्या है कि वो सेवाएं जो कृषि उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो करनी पड़ती है। तो बाधाएं क्या है देख लीजिए, इसमें यहाँ क्या क्या पूछा था देख लीजिए। भारत में कृषि विपणन की प्रक्रिया की बाधाओं को लिखना, तो बाधाएं मतलब जो परेशानी है वो लिखना है। तो कृषि बाजार में अभी भी निजी क्षेत्र का प्रभुत्व है, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट चीज़ों का। कुल उत्पादन का केवल 10% सहकारी समितियों को मिलता है, शेष निजी क्षेत्रों में चला जाता है। उचित भंडारण सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है भंडारण का। इससे क्या होता है कि 10% उत्पादन हर वर्ष क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आज भी 12 सड़कों की कमी है जो 12 वर्ष अच्छे से चलते हो, मतलब सड़क है ना। इसी परिस्थितियों में जब भंडारण सुविधाएं नहीं है तो वो सही समय पर सही बाजार में स्थितियों का इंतजार कर सके, ऐसी मतलब कि सही समय पर बाजार नहीं पहुंचने पर वो क्या होता है, उतना इंतजार नहीं हो पा। जैसे देखिए यहाँ से भंडारण का एक केंद्र है और यहाँ पे किसान रखे हैं खेत में कृषि करके फसल, देखिए यहाँ फसल है, तो ये फसल वहाँ पर समय से इसलिए नहीं पहुँच पाता है क्योंकि ये रोड जाम होता है किसी कारण से, ठीक है। 12 महीना खराब मतलब नहीं चल पाता है। तो ये जब से फिर से रोड जब ठीक होता है मौसम के बाद, तब तक ये अनाज सड़ जाता है। वही बोला गया कि सही परिस्थिति में बाजार वो इंतजार नहीं कर सके, इतना सही सड़क नहीं है और वो ख़राब हो जाते हैं अनाज। वही चीज़ें लिखी हुई और कम दाम में वो बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भारतीय किसानों में बाजार की जानकारी एवं सूचना की कमी है कि कौन से बाजार में कितनी कीमत में मौजूदा कीमत में देना है, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में भू क्षय के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखना है। भू क्षय मतलब क्या हो गया समझ रहे, जमीन की उर्वरता में कमी, मतलब जमीन की गुणवत्ता में कमी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। तो देखिए भूमि के कणों, देखिए ध्यान से, अपने मूल स्थान से हटने या दूसरे स्थान पर जब एकत्रित होने लगते हैं तो उसे भू क्षय कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये खेत है और अगर आप यहाँ पे जल्दी जल्दी पानी बहता है तो देखें कि आप गंदला पानी बहता है, गंदला मतलब कीचड़ वाला। तो वो कीचड़ वाला पानी आखिर क्या होता है, आखिर वो मिट्टी को काट के ही तो बह रहा है। तो वो मिट्टी जो कटाव होता है उसी को मृदा क्षय कहा जाता है, उसी को मृदा प्रदान करते हैं, भूमि क्षरण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए भूमि क्षरण का अर्थ क्या हो गया, देखिए यहाँ पे पोषक तत्वों की कमी के कारण मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता का नुकसान। और जब मिट्टी कट के दूसरे जगह जाएगा तो यहाँ की प्रकृति मतलब कि जो मिट्टी वो बंजर भी होती जाएगी। तो दोनों तरह से कम मतलब कि घाटा होता है। तो देख लीजिए कम वनस्पति आवरण, मिट्टी की विशेषता में परिवर्तन, पर्यावरण में असंतुलित होने के कारण जलवायु परिस्थितियों में भी परिवर्तन हो जाता है। इसके कारण देखिए क्या है, वन कटाई हो जाएंगे तो जड़ में जो पकड़ के रखते थे पेड़, वो जड़ अच्छे से मजबूत से मिट्टी पकड़ के नहीं रखेगा। तो जब तेज बारिश होंगी तो क्या होगा, सभी चीज़ें बहेंगी। वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि वन उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण वनों की कटाई तेज कर दी गई है और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, क्षरण ज़्यादा हो रहा है। मतलब जो आदमी लोग अपनी कमी को पूरा करने के लिए वन काटते जा रहे हैं और क्या हो रहा है, भूमि का क्षरण हो रहा है। अतिचारण देखिए, अत्यधिक चराई के द्वारा है ना, तात्पर्य मवेशियों द्वारा घास और अन्य हर पौधों को अत्यधिक खिला देने से, अत्यधिक खिला दिया जाता है तो क्या होता है, पेड़ पौधे कम हो जाते हैं। उससे क्या होगा, फिर से वही मिट्टी में जो है पकड़ जो है वो कमज़ोर होगी। प्रजातियों की अत्यधिक वृद्धि मिट्टी का कटाव और मवेशियों की आवाजाही के कारण होता है, ठीक है। वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कृषि पद्धतियाँ, आधुनिक कृषि पद्धतियाँ और उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने, देखिए अत्यधिक उर्वरक और कीटनाशक का जब उपयोग करता है उससे भी भूमि का जो गुण है वो खराब होता जाता है, ठीक है। वही चीज़ें लिखी गई हैं। और देखिए अगला कोई मतलब कि औद्योगिकीकरण, मतलब देश के आर्थिक विकास के लिए उद्योगों का जो विकास किया जा रहा है उसके लिए क्या किया जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है। औद्योगिकीकरण मतलब जो फैक्ट्री लग रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें बोली जा रही है कि भूमि का इस तरह से उपयोग होता है और ये प्राकृतिक गुणवत्ता को खो देती है। आगे देखिए शहरीकरण, जनसंख्या बढ़ रहा है तो क्या होता है, प्राकृतिक आवास मतलब घर ज़्यादा बन रहे हैं। वाणिज्यिक क्षेत्र मतलब काम धंधे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को खोला जा रहा है, स्कूल विद्यालय हॉस्पिटल खुल रहे हैं, उससे भी भूमि क्षरण हो रहा है क्योंकि वनों की कटाई की जा रही है,
ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए सारे क्वेश्चंस का मैंने लगभग आंसर कर दिया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट सेट जो आपका सेट 2 मैंने छोड़ा है वो वाला भी मैं आपको करवा देता हूँ। अब ये देखिए ये अंतिम सेट है, इसको भी जल्दी से मैं कंप्लीट कर देना चाह रहा हूँ ताकि जल्दी से रिवीजन हो जाए आपका। एक देखिए, एक छात्र विभिन्न अंकों को लाया है इतना इतना, तो आपको माध्य निकालना है। तो माध्य का मैंने क्या बताया था कि आरोही क्रम में सजा लें, उसके बाद बीच का परीक्षण ही आपका होता है माध्य का। लेकिन यहाँ पे माध्य पूछ रहा है, तो माध्य या माध्यिका से एक प्रश्न आ सकता है, मुझे लग रहा है जो 1 नंबर आपका कन्फर्म कर देगा। तो माध्य याद रखिए, सभी जोड़ के जितने भी परीक्षण है, कितने परीक्षण है 1 2 3 4, 4 से भाग दे देना। तो सभी को देखिए जोड़ दिया मैंने 10 25 20 15 और 5, सभी को जोड़ के और 4 से मैंने भाग दिया है। मतलब ऐसे कर सकते हैं 10 + 20 + 15 + 5 और बटे 4 जोड़ के कितना आ रहा है देख लीजिए, 12.5 आएगा, 50/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। लॉरेंज वक्र क्या है देख लीजिए, तो लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता, जो आय में विषमता है मतलब कितना कोई कितना कमा रहा, कोई कितना कमा रहा, जो इसमें जो अंतर होता है उसको ज्ञात किया जाता है। इसे संचयी प्रतिशत वक्र भी कहते हैं। ठीक है, इतना ही लिख दीजिएगा, आपको अंक मिल जाएगा, आगे लिखने का जरूरत भी नहीं है। आधार वर्ष को आपको परिभाषित करना है, तो आधार वर्ष हमारा आशय उस वर्ष से होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिसको हम आधार मानते हैं। किस लिए आधार मानते हैं, किस बेसिस पर आधार मान रहे हैं, देखिए क्यों आधार मान रहे हैं, हम आर्थिक क्रियाकलापों की तुलना करते हैं। इससे क्या करते हैं, हम आर्थिक क्रियाकलापों की तुलना करते हैं। अतः आधार वर्ष का चुनाव अत्यंत सतर्कतापूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी उसी पर रिजल्ट क्या होते हैं, आधारित होते हैं। निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए किसी एक कार्यक्रम को, देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा तो ये आ सकता है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, इसको तो मैंने बता भी दिया था अच्छे से समझाकर, तो ये आंसर लिख देना भी। देखिए मानव पूंजी निर्माण के एक स्रोत का नाम क्या हो जाएगा, शिक्षा में निवेश, उसी से क्या होगा, मानव पूंजी में मतलब बनेगा। अभी मानव पूंजी मैंने बताया था, जिससे स्किल मतलब जैसे देखिए कला का जिसमें उद्भव हो, तो कला किससे आएगा, जैसे देखिए पढ़ाई जब होगा तभी आप में कला या प्रशिक्षण किसी भी चीज़ का प्रशिक्षण, नई चीज़ों का प्रशिक्षण कैसे मिलेगा, शिक्षा के निवेश के कारण। और मैंने भौतिक पूंजी क्या बताया था, मशीन हो गया, फैक्ट्री हो गया, है ना, जैसे कि जमीन के लिए उर्वरक हो गया, ये सभी भौतिक पूंजी हैं, लेकिन ये मानव पूंजी में आएंगे शिक्षा। ठीक है, आगे देखिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो ये डेट याद रखिए 1982 में हुई। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान किस देश में शुरुआत हुई, चीन में। ये क्वेश्चन देखिए आपका उद्देश्य भी एक सेट में पूछा गया था, तो सभी सेट अगर आप करोगे ना तो कुछ ना कुछ आइडिया आ जाता है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना। याद रखिए एग्जाम में जितने प्रश्न बनाए जाने बोल रहे हैं उतने ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। माध्यिका के 2 गुण दोष बताने हैं, तो माध्यिका के गुण और दोष देखिए निम्नलिखित है। माध्यिका का गुण है कि यह समझने और गणना करने में यह सरल है, इसे बिंदु रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है। याद रखिए कि ये समझने में आसान है। आगे देखिए माध्यिका के दोष क्या है कि माध्यिका को ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है, ये मैंने आपको बताया था। ऐसा कई बार कठिन बन जाता है करना। ठीक है, यह श्रेणी के सभी आंकड़ों पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन है 9 10, तो ये सभी न्यूमेरिकल आपके तो आने आर्ट्स में जल्दी आते नहीं हैं। आगे देखिए आपको सिर्फ ये सारे क्वेश्चन एक बार कर लेने हैं, एक बार न्यूमेरिकल जब समय मिलेगा अगर आपके सिलेबस में है तभी करना, मतलब वरना मत करना न्यूमेरिकल वाला, एक बार आप सिलेबस देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए सूचकांक के कोई 3 लाभ बताने हैं, तो सूचकांकों के निम्नलिखित लाभ होते हैं। मुद्रा की मूल्य की माप, सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए कि मुद्रा के मूल्य की माप इसी के द्वारा की जाती है। आगे देखिए आर्थिक स्थिति की भी तुलना इससे की जाती है। सूचकांक के मैं लाभ बता रहा हूँ। ठीक है, रहन सहन संबंधी जो भी सूचकांकों की तुलना, हमारे समाज के किसी वर्ग के रहन सहन में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है रहने के तरीके में। ठीक है, मजदूरी निर्धारण में उपयोगिता, मतलब सूचकांक वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन का सूचक होता है। कि देखिए ध्यान से सुनिएगा कि सूचकांक है क्या, सूचकांक जो अभी वास्तविक आय आपका जो है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है उसको निकालने के लिए ये आपका उपयोग में आ जाता है। आगे देखिए निरपेक्ष एवं सापेक्ष निर्धनता में अंतर पूछ रहा है, तो देख लीजिए क्या अंतर है। सापेक्ष निर्धनता होता है कि ये तुलनात्मक होता है, ध्यान से सुनिएगा कि सापेक्ष निर्धनता का आशय विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में, देखिए यहाँ पे तुलना का शब्द आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे से तुलना होगा, विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में अपना किया जाना तुलना है। ठीक है, की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता, मतलब दूसरे देश या वर्ग या प्रदेश के तुलना में मेरी क्या स्थिति है, हमारी क्या स्थिति है, इसको तुलना जो किया जाता है उसी को सापेक्ष निर्धनता कहेंगे। जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह निम्न स्तर का होता है वे सापेक्ष रूप से निर्धन होते हैं।
ठीक है। जैसे देखिए माना अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय इतना है, वार्षिक आय देखिए, और इंडिया का इतना है, अमेरिका का, इंडिया का इतना है, तो क्या हो गया, इंडिया सापेक्षिक रूप से क्या है, निर्धन है। अब निरपेक्ष देख लीजिए, निरपेक्ष निर्धनता से आशय किसी देश की आर्थिक अवस्था का ध्यान में रखते हुए निर्धनता की माप है कि जो न्यूनतम जरूरत है, खाना पीना, ये सभी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। देख लीजिए कि वह है जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय को प्रकट करती है। जैसे कि इंडिया में अगर रखा गया है कि 2000 मतलब 5000 महीने में कमाना चाहिए, अगर उतना भी आप नहीं कमा पा रहे हो तो ये हो गया निरपेक्ष, मतलब सभी के लिए एक जैसा। तो ये इसके द्वारा अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं का संतुष्ट हो पा रहे या नहीं हो पा रहे, ये आपको देखा जाता है निरपेक्षता में। कृषि विपणन का भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया था, ठीक है, अभी पिछला सेट में, तो ये आप उसी से देख लीजिएगा। बार बार एक ही चीज़ें रिपीट करने से फ़ायदा नहीं है कि कृषि विपणन एक प्रक्रिया है जिसे देश भर में उत्पादित कृषि को, है ना, सभी के उपभोक्ता तक पहुँचाया जो जाता है, वही मतलब कि देखिए उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक जो पहुँचाई जाती है उसी को कृषि विपणन कहा जाता है। ठीक है, देखिए वही वितरण शामिल है, तो उसी को वितरण बोलिए या उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो भी चीज़ है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, भंडारण होगा, प्रसंस्करण होगा, मतलब इसको सुधारा जाएगा, परिवहन का उपयोग होगा, बैंकिंग का उपयोग होगा, कर्ज लिया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, वही सारी चीज़ें शामिल है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें। ये वाली चीज़ें नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इतना दूर तक भी आप लिखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए, किसानों को साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो देखिए भारतीय किसानों को साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए किसानों को बीज, खाद इत्यादि खरीदने के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है, मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए साख मतलब किसी का एक सहारा का ज़रूरत पड़ता है। किसानों को कृषि के महंगे औजार खरीदने के लिए, पशु खरीदने के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है। साख मतलब समझ रहे हैं, धन की ज़रूरत, मजबूती की ज़रूरत, ताकि उनको एक तरह से मदद मिल सके। ठीक है, या आप लोन भी बोल सकते हो। किसानों को कुआं, तालाब, बांध आदि ये सभी चीज़ों के लिए भी साख की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेंदी क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। क्या निर्धनता और बेरोजगारी के बीच कोई संबंध है, समझाना है? तो देखिए चलिए समझाते हैं। तो निर्धनता और बेरोजगारी के बीच चलिए संबंध समझाते रहे कि निर्धनता और बेरोजगारी के बीच वित्तीय संबंध है। यदि एक व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि जब बेरोजगार है वही गरीब होगा, वही बोला जा रहा है कि आजीविका का कोई साधन नहीं होगा। आखिर दिन भर कोई कमाएगा नहीं तो कैसे रोटी कपड़ा लाएगा, मकान लाएगा। ठीक है, तो वह अपने जीवन के आधारभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, निर्धन बना रहेगा। तो ये साधारण चीज़ बात हुई कि अगर जो नहीं कमाएगा वही गरीब रहेगा। तो यहीं पे वो मैंने गोलाकार बना दिया। देखिए कि जो ध्यान देखिए, शिक्षा व सोशल की कमी है तो वो बेरोजगार है। जो बेरोजगार है तो वो क्या होगा, कोई भी आय का साधन नहीं है, आय का साधन नहीं है तो वो अपना सभी जो ज़रूरत का सामान है वो नहीं खरीद पाएगा, और वो क्या रहेगा, निर्धनता में रहेगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो बेरोजगार है, क्यों बेरोजगार है, बेरोजगार की इसलिए क्योंकि उसमें कौशल की कमी है। तो वही मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया कि कौशल की कमी के कारण बेरोजगारी हुआ, बेरोजगारी के कारण उसके पास आय का कोई साधन नहीं, मतलब कमा नहीं पा रहा है। और जब कोई कमा नहीं पाएगा तो सामान कैसे खरीदेगा अपना ज़रूरत का, जैसे रोटी कपड़ा मकान, और ये जब खरीद नहीं पाएगा तो वो क्यों रहेगा, वो निर्धनता रेखा से नीचे रहेगा। जो रोटी कपड़ा मकान का अपना नहीं कर पा रहा है वही तो आखिर निर्धनता रेखा से नीचे जाएगा ना। आगे देखिए, भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं आपको पूछा जा रहा है, व्याख्या करना है। मानव पूंजी मैंने आपको समझा दिया था, जिसमें कौशल आते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत में जैसे देश में मानवीय पूंजी निर्माण की विशेष भूमिका होती है, किंतु इस मानव पूंजी के निर्माण में अनेक समस्याएं आती थी। यहाँ पे समस्याएं पूछ रही है कि इसके निर्माण में क्या समस्याएं हैं, मतलब कि स्किल देने में। तो देखिए, निम्न प्राथमिकता क्षेत्र, आर्थिक विकास के लिए कृषि उद्योग आधारित संचार संरचना आदि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण यहाँ पे देखिए आर्थिक विकास के लिए कृषि उद्योग आधारित संरचना पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ना। मानवीय पूंजी निर्माण पर पर्याप्त ध्यान नहीं जा रहा, मतलब कि ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है लेकिन मानवीय पूंजी के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप मानव पूंजी निर्माण उचित प्रकार से नहीं हो पा रहा है। क्षेत्रीय विषमताओं का होना, मानव पूंजी निर्माण में विस्तृत पैमाने पर क्षेत्रीय विषमताएं हैं। देखिए कैसे हैं, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इस तरह की विषमताएं बहुतायत में देखी जाती हैं, जैसे कि शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य विशेष रूप से पाई जाती है लेकिन गांव में नहीं पाई जाती, जबकि ग्रामीण इलाकों में ऐसी चीज़ें नहीं है। इसलिए ग्रामीण लोगों को स्किल, मतलब कि सही चीज़ की जानकारी देना नहीं। अभी जैसे देखिए ग्रामीण के लोगों को कंप्यूटर नहीं सिखाया जा सकता क्योंकि वो कंप्यूटर के रिलेटेड चीज़ों को नहीं जानेंगे कि कैसे क्या दबाना है। तो ये सारी चीज़ें स्किल में किसी न तरह से हैम्पर करती है, मतलब कि कमी लाती है। पर्याप्त वित्त का ना होना, मतलब पैसों का ना होना। देखिए मानव पूंजी निर्माण के लिए जो मतलब कि उस देश के सर्वांगीण विकास के लिए जो विशेष भूमिका किसका है, वित्त का, मतलब पैसों का। लेकिन पर्याप्त वित्त के अभाव में, वही चीज़ें लिखा गया कि पैसों के अभाव में सभी को सभी चीज़ें सिखाना
पॉसिबल नहीं है। निम्न उत्पादकता का होना, चूँकि मानवीय पूंजी विकास के बिना उत्पादकता में वृद्धि करना असंभव है, जो कि देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। क्यों? देखिए, मानव पूंजी विकास जब निर्माण होगा आखिर तभी उत्पादकता में वृद्धि आएगा, लेकिन अभी के फिलहाल के लिए तो उत्पादकता कम ही है ना, जिसके कारण वो स्थिति बनी हुई है। इसमें विनियोजित तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण देकर हम उत्पादकता में अभूतपूर्व सुधार कर सकते हैं, वही चीज़ें लिखी हुई है। जनसंख्या वृद्धि भी कारण है, जनसंख्या वृद्धि है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, सभी लोगों को मानव पूंजी का उपलब्ध कराना आसान नहीं रहेगा, मतलब सुधार के लिए। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है, इससे ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। धारणीय विकास क्या है, इसके अवधारणाओं को व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मारिए। ठीक है, देखिए धारणीय विकास क्या है, देख लीजिए। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखना है, एक तरह से धारणीय विकास है। चलिए दिखा देते हैं कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, संसाधनों का यूज करना है। ठीक है, वही चीज़ें लिखा हुआ है कि ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान समय में इस तरह से उपयोग करें जिससे आर्थिक विकास पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन स्थापित हो सके, धारणीय विकास कहलाता है। मतलब देखिए, आप अपने पर्यावरण में सभी संसाधनों का इस तरह से यूज करें कि आपकी भावी पीढ़ी, मतलब जो आपके नीचे का जो जनरेशन आएगा, उसके लिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। जो आप जिस तरह से पर्यावरण में रह रहे हैं वही पर्यावरण उसके लिए भी रहे, यही कहा जा रहा है। देखिए, धारणीय विकास का लक्ष्य गरीबी की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी सुरक्षित जीविका निर्वाह साधन प्राप्त करना है, जिससे संसाधन अपक्षय, पर्यावरण, ये सभी चीज़ें अस्थिरता न्यूनतम हो मतलब समझ रही, सभी चीज़ों पर प्रभाव ना पड़े। तात्पर्य यह है कि ध्यान से सुन लेना, सबसे मेन चीज़ यही लिखा हुआ है कि धारणीय विकास का अर्थ उस विकास से है जो सभी विशेष रूप से बहुसंख्यक निर्धनों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल, आवास सभी की पूर्ति कर ले और इनके वक्ताओं की पूर्ति हेतु कृषि विनिर्माण, बिजली और सेवाओं की वृद्धि सुनिश्चित करे। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, और याद रखिए कि ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, तो ये जो मैंने रिवीजन क्लास बनाया है इसको एक बार अगर आप पूरा देख लिए होंगे तो आपको एग्जाम में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक बार आप ये कर सकते हैं कि एक बार गेस्ट पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन, उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। इतना देख लेने के बाद गेस्ट पेपर के क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आएंगे जो चीज़ें मैंने बताई है। आशा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों।